जय हिंद। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 मैथ्स में आप लोगों को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को बताया जा रहा है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग अभी तक में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और द प्लेन को हम लोग पढ़ रहे हैं और द प्लेन का यह आपका 7वां लेक्चर है, यानी कि प्लेन से रिलेटेड ऑलरेडी 6 लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किया जा चुका है। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने बुक RS अग्रवाल में द प्लेन जो चैप्टर है उसका जो चौथा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका 3D होगा। कम से हमारे बुक में तो 3D लिखा हुआ है, हो सकता है आपके बुक में 4D लिखा हो, 5D लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन D देख लीजिएगा और आप जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि यही सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज सर जो हैं देने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बनाएंगे। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 मैथ्स के बुक RS अग्रवाल से आप लोगों को शुरू से अंत तक बताया जा रहा है। क्लास 11 का कोर्स अभी तक पूरा हो चुका है और उसके बाद क्लास 12 का भी कोर्स अब पूरा होने वाला है बुक RS अग्रवाल से। सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी आपका बचा हुआ है। ये प्लान आपका चल रहा है, 2-4 लेक्चर में यह भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि घर में बैठिए और RS अग्रवाल बुक को, NCERT बुक को आराम से बनाइए, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का टॉपिक है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आज हम लोग चौथे एक्सरसाइज को, यानी RS अग्रवाल बुक से चौथे एक्सरसाइज को बनाएंगे भैया, NCERT से नहीं। तो चौथा एक्सरसाइज वो भी किस चैप्टर का, अगर RS अग्रवाल बुक में द प्लेन निकालते हैं उसमें आपका चौथा एक्सरसाइज, तो उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स वगैरह थे तो सारे चीज़ के लिए हमने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दिया है। आप लेक्चर 6 में जाके देखेंगे तो उसमें जो है ये सब थ्योरम का प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि इस थ्योरम की ज़रूरत है इस एक्सरसाइज को बनाने में, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप डिटेल से इसको जानना चाहते हैं तो ठीक इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। हाँ, इसको शुरू करने से पहले एक बात जान लीजिए, अगर आपको प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए कोई कहे तो प्लेन के इक्वेशन में झट से उसको बोलिए कि भैया नॉर्मल है कि नहीं इसमें, क्योंकि बिना प्लेन पर एक नॉर्मल को कंसीडर किए प्लेन का इक्वेशन हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे, शुरू से हम लोग लिखते आ रहे हैं r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू p लिखते आ रहे हैं, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू q लिखते आ रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि यह जो n है आपका, यह जो n यूनिट वेक्टर है प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन को साइन को बताता है या नॉर्मल का जो वेक्टर है उसको बताता है। चाहे वह नॉर्मल आपका यूनिट वेक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन प्लेन पर जब नॉर्मल का लोकेशन हमको पता चल जाएगा, नॉर्मल का एग्जिस्टेंस पता चल जाएगा, तभी हम प्लेन के इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया क्या कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट, अगर एक प्लेन किसी एक पॉइंट से होकर गुजरती है एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये एक प्लेन हो गया और यह p x1 y1 और z1 पॉइंट से गुजरती है, a x1 y1 और इसका पोजीशन वेक्टर a है, और इसके इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r माइनस a वेक्टर और डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। और ये देखिए परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा दिया गया है जो कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में इस तरह का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो कहता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 गिवन लाइंस, 2 लाइन दिया गया है आपका B और C और इस दोनों के पैरेलल में एक प्लेन है आपका, ये प्लेन है और इसमें कोई पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर A दिया गया है। तो हमने बताया था कि इस दोनों प्लेन का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा B क्रॉस C जो हो जाएगा, यह इस प्लेन पर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है इसके पैरेलल हैं
और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है नॉर्मल होता है। इस हिसाब से हमने इसका इक्वेशन बताया था आपको, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और यह बी क्रॉस सी बताया था इक्वल टू 0। ये इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इसको डिटेल में आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं भैया, एकदम बिल्कुल आराम से सही से एकदम डिटेल में बताया गया है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट। अरे ये 3 गिवन पॉइंट से हम लोग किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए पहला ही एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। इस तरह के इक्वेशन अगर मान लीजिए कि किसी प्लेन पर, कोई प्लेन पर आपका 3 पॉइंट दिया गया है जिसका पोजीशन वेक्टर ए, बी और सी दिया गया है ना, सी दिया गया है, तो इसके इक्वेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। उसके बाद बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3 पॉइंट से होकर गुजरने वाली किसी प्लेन का इक्वेशन। अब इसी चीज़ को हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखा था। खैर, इसके बाद हम देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स अगर निकालना हो तो भैया 2 प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ये 2 प्लेन हैं और इस दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। मान लीजिए ये एक गार्डिंग लाइन ले लेते हैं, ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो हम जान रहे हैं कि किसी भी प्लेन पर नॉर्मल होता है और इस प्लेन पर भी नॉर्मल होता है। अगर ये एंगल आपको निकालना है तो आप जो है ये एंगल निकाल दीजिए। तो प्लेन के बीच का एंगल निकालिए या नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दीजिए। उस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल निकाल लीजिए, बात बराबर है। तो जब भी आपको 2 प्लेन दिया रहे तो दोनों प्लेन को जो है क्या कहते हैं, दोनों प्लेन से आप नॉर्मल वेक्टर को निकाल लीजिए। दोनों प्लेन से आप नॉर्मल वेक्टर को निकाल लीजिए। आपको शायद पता होगा कि नॉर्मल वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, यहाँ तो आपका वेक्टर फॉर्म में है तो ये नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर फॉर्म में है तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है कि नहीं। अगर कार्टेशियन फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इस तरह से है तो ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियो टू द नॉर्मल हो जाएगा, समझ गए। और उसके बाद हम दोनों से नॉर्मल निकाल के उसके बाद जो है ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाय n1 का मैग्नीट्यूड बाय n2 का मैग्नीट्यूड। और इससे रिलेटेड इसमें जो है पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है, परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होता है, ये सब का डिस्कशन जो है पिछले वीडियो में हमने किया है, चाहे तो भैया आप देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन थीम पर। ये इतनी सारी जानकारी हम लोग पिछले ही वीडियो में ले चुके थे। अब हम लोग मेन थीम पे, कहने का मतलब कि चौथा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला, अगर आप बुक को निकालिए, ये बुक है हमारी, और उसके बाद जो है आप प्लेन को निकालिए। देखिए यहाँ प्लेन आर.एस. अग्रवाल की बुक है और इसमें एक्सरसाइज 3D यानी कि चौथा एक्सरसाइज, प्लेन में जो भी चौथा एक्सरसाइज होगा तो उसका पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकालना है। तो वहाँ भी हमने बताया था कि एक्यूट एंगल जब हमको निकालना होता है तो इसका मॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मॉड ले लेते हैं। क्योंकि इसका वैल्यू अगर माइनस या प्लस में जो कुछ भी आए, अगर माइनस में आया तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, अगर जो इसका वैल्यू प्लस में ले लेते हैं तो ये एक्यूट हो जाएगा। और प्लस एक्यूट एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मॉड में ले लेंगे। अब यहाँ कहते हैं ये तो सर ज्यादती हो गई, अब आपको एक्यूट एंगल निकालना है तो आप मॉड में अपने मन से ले लीजिएगा। ऐसी बात नहीं है। ऐसा बात होता क्या है कि अगर 2 लाइन, मान लीजिए 2 लाइन जो है आपका एक दूसरे को कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर एक कंडीशन में ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो दूसरे कंडीशन में एक्यूट एंगल भी बनता है 2 लाइन के बीच में। तो एक्यूट कहने का मतलब कि इसको नहीं निकालना, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर निगेटिव भी आया हुआ है तो उसका मॉड लेके पॉजिटिव कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक्यूट एंगल। तो एक्सरसाइज 3D है ना, इसके प्रॉब्लम को आप क्या कहते हैं बोर्ड पर भी देख सकते हैं।
और इसमें देखिए पहला नंबर प्रॉब्लम, और पहला नंबर प्रॉब्लम में देखिए 5 क्वेश्चन आपका दिया गया है। 5 क्वेश्चन में से हम बनाएंगे पहला और 5वां नंबर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि यह पहला नंबर और ये 5वां नंबर, और इसके बीच का हमको एंगल निकालना है। तो इसके बीच का एंगल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लेन का इक्वेशन है, यह भी आपका प्लेन का इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 1 को। तो इसमें नॉर्मल वेक्टर जो है आपका क्या हो जाएगा, i माइनस जे प्लस 2k यूनिट वेक्टर, और इसमें n2 क्या हो जाएगा आपका 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। इस तरह से हमको नॉर्मल मिल जाएगा। हालांकि याद रखना है आपको, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू p, या ये q हो जाता है आपका, जिसमें n जो होता है आपका नॉर्मल वेक्टर होता है। तो कोई भी दो प्लेन से सबसे पहले उससे खींच लीजिए, आप क्या खींच लीजिए, उसका नॉर्मल को खींच लीजिए, नॉर्मल वेक्टर को खींच लीजिए। और उसके बाद अभी तुरंत पढ़े हैं ना, तो cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 वेक्टर बाय n1 का मैग्नीट्यूड, और यह आपका n2 का मैग्नीट्यूड। इसमें जो है n1 कहने का मतलब i यूनिट वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमको कर देना है 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर के साथ। उसके बाद देखिए इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर डाल देते हैं। अब फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 1 का स्क्वायर हो गया, फिर 1 का स्क्वायर हो गया। और इसको भी मॉड में रख लीजिए। मॉड में रखने का मतलब हमको एक्यूट एंगल निकालना है। अब डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट है ना, यानी माफ करेंगे आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट, कहने का मतलब कि एक्स कंपोनेंट को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 × 2 कर देते हैं। फिर यहाँ पर -1 × क्या कर दिए 1 कर दिए। अब फिर इसके बाद 2 × क्या कर दिए 1 कर दिए, यानी कि वाई कंपोनेंट को एक साथ एक्स कंपोनेंट को भी एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 + 1 तो √6 हो जाता है। और यहाँ भी आपको √6 ही मिलता है। मॉड में रहने दीजिए इसको, है ना, मॉड में रहने दीजिए। अब हो गया 2 -1 और ये +2, अब बाय कितना हो गया 6 हो गया। इस तरह से क्या निकला 3 बाय आपका 6 निकल गया। ये कट के 1/2 हो गया, यानी कि cos π/3 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, यानी cos 60 का वैल्यू। तो इस तरह से cos थीटा इक्वल टू π/3, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका π/3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एंगल को निकाल सकते हैं। अब दूसरा नंबर में भी हमको क्या करना है, नॉर्मल वेक्टर को ढूंढना है। ये n1 को ढूंढना है भैया, n1 यहीं पे मिल जाएगा 2i - 3j + 6k। 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर। n2 वेक्टर जो है आपका क्या है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 12k यूनिट वेक्टर। यहाँ पर आप जो है n1 डॉट n2 को पहले ही निकाल लीजिए। क्या करेंगे 3 × 2 कर देंगे, अब फिर -4 × 3 कर देंगे, माइनस है यहाँ पे, यहाँ भी माइनस, बरछा के 72, 12 × 5 = 60, बरछा के 72 72 हो जाएगा। ये 3 × 2 = 6, ये 12, अब -72। तो यहाँ बरसत 84 में 6 माइनस कर दिए तो ये आपका हो जाएगा 78 हो जाएगा माइनस में, है ना, ये हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा माइनस में। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिखिए, अब फिर -3 का स्क्वायर कर दीजिए, अब फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट के अंदर में डाल दीजिए। ये 4 हो गया, यह 9 हो गया, यह 6 के 36 हो गया, ये आपको 49 दे देगा जिसका वैल्यू 7 होता है। और n2 का भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर यह 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर यह -12 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका 9 हो गया, यह 16 हो गया, ये 144 हो गया। ये तीनों को ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा, यानी कि यह आपका 13 आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसको जो है हम लोग कॉस थीटा में रख देते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, हाँ। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाय n1 का मैग्नीट्यूड और यह n2 का मैग्नीट्यूड। ये चीज़ जो है हमारा निकला हुआ है -78। अब एक्यूट वाली बात है तो मॉड में रख देंगे। यह 7 × 13 हो गया और तिरछा के 78, 6 बार में कट जाएगा ये, यानी कि 6/7 आ जाता है आपका। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 6/7, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 6/7। इस तरह से भैया एंगल हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसके बाद हमारा 2 नंबर क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द प्लेन्स दिस एंड दिस। ये दोनों प्लेन जो हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। और जब 90 डिग्री है तो इसमें जो है एगो लेमडा, यहाँ पर देखिए अननोन वैल्यू है। लेमडा क्या है, अननोन वैल्यू है, इसी का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है भैया, हम जो है इस दोनों इक्वेशन से एक n1 लिख लेंगे वेक्टर, जो कि 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस लेमडा k यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और n2 वेक्टर जो हो जाएगा आपका 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप जो है, चूंकि ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाय क्या हो जाएगा, n1 का मैग्नीट्यूड और यह n2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ जैसे आप cos 90 डिग्री रखेंगे ना, cos 90 का वैल्यू जो होता है 0, यानी कि ये चीज़ 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि n1 डॉट n2 जो है आपका 0 हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड अब नहीं निकालना है आपको, सीधा इस दोनों को जो है का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो 2 × 3 हो जाएगा, अब फिर माइनस 2 × 1 हो जाएगा, अब फिर उसके बाद प्लस है बीच में 2 × लेमडा इक्वल टू 0। तो यह 3 × 2 = 6 माइनस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो ये आपका 4 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। ये लेमडा का वैल्यू -4/2 यानी कि -2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेमडा का वैल्यू जो है आपका -2 हो जाएगा। अब देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म भी पीछे नहीं रहा। और एक बात मैं बता दूं, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह से बनाए हैं ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लीजिएगा। दोनों सेम ही है कि ना, दोनों सेम है। तो 5 इसलिए हम नहीं बताएंगे। अगर 2 अगर आपको समझ में आ गया होगा तो 5 निश्चित रूप से बना लीजिएगा, हमको पूरा भरोसा है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें एक्यूट एंगल निकालना है और 2 प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, और दोनों प्लेन जो है इस फॉर्म में दिया गया है। इसको तो देख के आप पहचान रहे होंगे कि ये जो है आपका किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। इससे हम लोग नॉर्मल किस तरह से निकालते हैं अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, है ना। किस तरह से नॉर्मल इससे वसूल कर सकते हैं ये हम लोग को अच्छी तरह से पता है। सिंपल है, एक्स का जो कोफिशिएंट हो जाएगा 2 - 1 और ये 1, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा किसका, n1 वेक्टर का। उसके बाद n2 वेक्टर का जो है डायरेक्शन रेशियो 1, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट 2। डायरेक्शन रेशियो मिल गया। और डायरेक्शन रेशियो से ही तो हम लोग ले सकते हैं ये वेक्टर n1 कितना हो जाएगा, 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 1k यूनिट वेक्टर। और इससे हमको वेक्टर मिल जाएगा 1i यूनिट वेक्टर प्लस 1j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। क्लियर है। अब इसके बाद इसके बीच का एंगल निकालना है, तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो भैया इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं, है ना, ऐसे करके। तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका -1 और यहाँ हो गया +2 हो गया। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद n1 का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है।
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये √6 हो गया आपका। n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये भी आपका √6 निकल गया। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, n1.n2 अब बाय इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, तो 3/√6 इंटू √6 यानी कि 3/6 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया, यानी कि cos 60 डिग्री हो गया, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है आपका 60 डिग्री निकल जाएगा। तो बहुत बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, इसमें बहुत हार्ड सा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 2 और 3 समझ गए। अब इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन आप लोगों को पेश कर रहे हैं, क्योंकि इजी सा प्रॉब्लम है। अगर आपसे नहीं बनेगा, मान लीजिए बनता ही नहीं है, तो अब इसके बाद के वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बना बनाया मिल जाएगा और आपके पढ़ाई में रुकावट नहीं हो, आप घर बैठे RS अग्रवाल को पूरी तरह से बना सकें, इसका मैंने पूरा इंतजाम किया है इस चैनल पर। तो आइए हम लोग चलते हैं नोटबुक पर। तो अभी तक हम लोग जो हैं यह RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3D से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 5 सॉल्व किया है। उसके बाद हमने 2 को सॉल्व किया है। उसके बाद 3 का 1 नंबर हम आप लोगों को अभी तुरंत बताएं। इसके बाद चलिए 3 का 4 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ भी आपको एंगल ही निकालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह 4 नंबर है, इसमें इक्वेशन आपका दिया गया है। इससे हम n1 यूनिट वेक्टर को निकाल लेते हैं, नॉर्मल को। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, तो 1j यूनिट वेक्टर हो गया। यहाँ -2 है तो -2 के यूनिट वेक्टर। n2 के लिए है, देखिए यहाँ से 2 -2 और 1, 2 -2 और 1 को तो लिखते नहीं हैं हम लोग। अब देखिए ये 2 यूनिट वेक्टर आपको मिल गया। इसका पहले डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल लिए, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए अलग अलग करके। अब फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में रख दिए cos थीटा इक्वल टू इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अब फिर इस दोनों का मैग्नीट्यूड से यहाँ पर डिवाइड कर दिए। तो ये एंगल हमको मिल जाएगा भैया, देख लीजिएगा। अगर नहीं बने तो आपको देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए प्लेन आर एट राइट एंगल। तो ये 2 जो प्लेन आपको दिया गया है दोनों आपका राइट एंगल में है। तो इसमें क्या है कि इस दोनों के प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री निकलेगा। तो एंगल ही निकालना है हमको। तो बस वही काम किए कि इससे हमने निकाल लिया नॉर्मल वेक्टर n1 को, और इससे हमने निकाल लिया नॉर्मल वेक्टर n2 को। ये देखिए 2, ये देखिए 6, ये देखिए 6, यहाँ देखिए ये 3 आके यहाँ आ गया, 4 देखिए यहाँ आ गया, यह -5 यहाँ चला आया, तो नॉर्मल वेक्टर हमको मिल गया। अब इसको जो है फॉर्मूला पे बिठा दीजिए। अब बड़ी आसानी से सॉल्व कर लीजिए भाई, है ना। ये आप देखेंगे कि इसका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा और इसका वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फाइनली आपका ये एंगल जो है 90 डिग्री निकल जाएगा, चूँकि cos 0 डिग्री cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसीलिए cos थीटा जब cos 90 के बराबर हो गया तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि यह क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है। अगर 2 को आप बना लेते हैं तो 5 आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 6 नंबर देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से होकर गुजरती है एंड पैरेलल टू द प्लेन, और इस प्लेन के पैरेलल है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही हमारा प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू दिस इज गिवन बाय। तो यह आप ध्यान दीजिए कि अगर 2 प्लेन आपका पैरेलल होता है तो सिर्फ कांस्टेंट में अंतर होता है ना। इस तरह का पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये दोनों पैरेलल का निशानी क्या है कि अगर इसका कांस्टेंट 33 है तो इससे इसके पैरेलल कोई भी प्लेन जब होगा तो इसका कांस्टेंट का वैल्यू कुछ और होगा, लेकिन ये सारा बॉडी जो है आपका सेम होगा। तो यहाँ पर एक समस्या रह गई है सिर्फ कि लैम्डा का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो
तो लेमडा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि यह जो प्लेन है 132 से होकर गुजरती है। इसका मतलब हो गया कि 132 जो है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए 132 जो है एक्स वाई जेड के जगह पर हमने रख दिया है। देखिए एक्स के जगह पे 1 रख दिए हैं, वाई के जगह पे 3 रख दिए हैं, जेड के जगह पे 2 रख दिए हैं। सेटिस्फाई का मतलब यही होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए लेमडा का वैल्यू -1 मिल जाएगा। अब फिर इस -1 को आप पुनः यहाँ पर रख दीजिए तो यही आपका रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। इसके बाद यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये तीनों आपका एक ही तरह का प्रॉब्लम है भाई, एकदम ध्यान से पढ़ के देख लीजिए। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, 8 का सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट -1, -1 और 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। इस प्लेन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब फिगर से समझिए, ये जो आपका शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ना, शेडेड वाला प्लेन है। ई प्लेन जो है ई ऊपरला वाला प्लेन के ही परपेंडिकुलर है ना। 2 प्लेन है, ये एक प्लेन हो गया, देखिए ये प्लेन यहाँ हो गया। इस प्लेन पर भी ये हमारा जो डिमांड वाला प्लेन है, ये शेडेड प्लेन हमको निकालना है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। और दूसरा प्लेन जो है इस पर भी यह परपेंडिकुलर है, यानी कि एक प्लेन ऊपर एक प्लेन नीचे एक प्लेन बीच से। अब बीच वाला जो प्लेन होगा दोनों ऊपरला और निचला के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सीधा सोचिए ना, घर रूम में आप बैठे हुए हैं, ऊपर छत देखिए तो छत वाला ई प्लेन है, नीचे फर्श देखिए तो फर्श वाला ई प्लेन है, एक साइड कोई दीवार देख लीजिए तो ये वाला दीवार जो है आपका निकालना है इस प्लेन के इक्वेशन को। तो भैया इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आपको याद होगा कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1, इस तरह का इक्वेशन पढ़े थे ना। अगर एक पॉइंट से होकर कोई प्लेन गुजरती है तो x1, y1, z1 के जगह पे क्रमशः -1, -1, 2 रख दिए हैं तो -1 रखें तो ये प्लस हो गया, प्लस यहाँ भी हो गया और यहाँ -2 हो गया। अब जब ये प्लेन हमको मिल गया, इस प्लेन का जो प्लेन में जो ABC है, ये देख रहे हैं ना ABC जो है, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। तो अब यहाँ पर सोचिए कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इस प्लेन के जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, ये जो प्लेन का नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, दोनों भी तो एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, यह भी एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि डायरेक्शन रेशियो इसके नॉर्मल का और डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के नॉर्मल का, दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है और ई प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है 5, -4 और 1, इस दोनों का प्रोडक्ट, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट भी 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। जब 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो यही होता है भाई, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर होता है। यानी कि n इंटू n1 वेक्टर इक्वल टू 0, n डॉट इंटू नहीं डॉट डॉट समझिएगा यहाँ पर, n2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा n2 देता है, ये हमारा n1 देता है और ये हमारा n है। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं, तब इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। a का वैल्यू निकालना, a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है, इसको ढक देते हैं, 2 इंटू 1 -4 इंटू -3 कर देते हैं, उसको यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद b को ढक दिए, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जब 15 और 3 इंटू 1 आपका 3 हो जाता है। इसके बाद इसको ढक देते हैं तो 3 इंटू 4 -12 हो गया,
माइनस है यहाँ पर। अब 5 × 2 तो 10 हो गया, जिसका वैल्यू -10 हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करके आप ए बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए, ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें ए बी सी के जगह पे यहाँ पर रख दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ ए प्लेन मिल जाएगा। यहाँ वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि छोटा मोटा हल्लू कैलकुलेशन आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से गुजर रहा है, एंड दिस, 2 पॉइंट से होकर गुजर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली प्लेन का इक्वेशन हम लोग ये लिख सकते हैं। उसके बाद अब चूंकि इसी प्लेन से होकर यह दूसरा पॉइंट भी गुजर रहा है, या दूसरा पॉइंट भी इसी प्लेन में आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो भैया सेटिस्फाई करा देते हैं, x के जगह पे 2 रख देते हैं, y के जगह पर -2 रख देते हैं, z के जगह पर हम लोग 2 रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का एक रिलेशन मिलता है। अब देखिए ई जो प्लेन है ई जो प्लेन है दिया गया, ई दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है भैया, परपेंडिकुलर है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग इसी तरह से निकालते हैं, जिसका वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन, ये रिलेशन और ये रिलेशन को एक जगह उतारिए, एक जगह उतार लीजिए, है ना, और उसके बाद ए बी सी का मान क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड लगा के निकाल लीजिए। और निकालने के बाद जो है आराम से आपको ए का वैल्यू देख लीजिएगा, -2 के मिलेगा, बी का वैल्यू -2 के, सी का वैल्यू +4 के। उसके बाद ए बी सी का जो वैल्यू है आप यहाँ पे रख दीजिएगा। देखिए हमने रख दिया है यहाँ पर, रखने के बाद इसको सॉल्व कर दिया है और ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाता है भैया। इसको तो हम लोग को लगता है कि आप लोग बना ही लेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या कि फाइंड, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि 11 नंबर जो प्रॉब्लम है सेम एज 10 है, 10 के तरह है, इसीलिए इसको जरूर बना लीजिएगा। हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, आप भगवान के भरोसे नहीं छोड़ दीजिएगा। 12 नंबर कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस दिस। अब 3 पॉइंट से होकर गुजरने वाली प्लेन से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम जो है शुरू में ही बनाया था। देखिए आपको दिखाते हैं, ये जो आपका पहला एक्सरसाइज है 3A, इसमें वही चीज़ है ना। 3 पॉइंट दिया गया है, तीनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो शुरुआती में तो हमने उसी तरह से निकाल दिया है कि पहले हम एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, फिर आगे का दोनों पॉइंट जो हैं इसी प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसी प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई करा के हम 2 रिलेशन हमको मिल जाता है और इस दोनों रिलेशन में ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि क्लास 10 में ही पढ़े हैं। ए बी सी का वैल्यू जब मिल जाए तो ए बी सी का वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरह से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा क्या है कि आपको 3 पॉइंट दिया गया है ना, ये पॉइंट दिया गया है, 0 1 1 ए पॉइंट दिया गया है, ये बी पॉइंट दिया गया है, ये सी पॉइंट दिया गया है। इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है आपका। तो पढ़े थे ना कार्टेशियन फॉर्म में पिछले क्लास में, x माइनस a1 y माइनस a2 z माइनस a3। क्लियर है। अब फिर उसके बाद b1 माइनस a1 c1 माइनस a1, और फिर उसके बाद b2 माइनस a2 c2 माइनस a2, उसके बाद
B3 माइनस A3 और C3 माइनस A3, इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में आप लोग को हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो आराम से क्या करना है, देखिए हम x1 x1 a1 a2 a3 a1 a2 a3 a1 a2 a3 रख दिया, b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 रख दिया। देख रहे हैं कहाँ रख रहे हैं। अब फिर a1 a2 a3, फिर a1 है ना a2, अब फिर a3 को रख दिया। फिर यहाँ देखिए c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 है कि नहीं। अब फिर उसके बाद a1 a2 a3 a1 a2 a3, ये 0 1 0 मिला जुला के देख लीजिए, लास्ट वाला में सब सेम होगा, लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, सब सेम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको, है ना। अब इसको तो आप डिटर्मिनेंट को शुरुए में पढ़ चुके हैं ना। क्या करेंगे, x को हम लोग रखेंगे बाहर, इसका रो कॉलम को ढक देंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, फिर y प्लस 1 को यहाँ रखेंगे माइनस में, इसके रो और कॉलम और रो को ढक दिए, 1 इंटू 0 किए, फिर 3 इंटू 1 किए, 3 हो गया। इस तरह से सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर तक पहुंच जाता है, और जो कि आपका आंसर यहाँ पर आपने पहुंचाया था, देख सकते हैं यहाँ पर आपने पहुंचाया था। तो आपको जो सहूलियत लगे उसी मेथड से आप बनाइए, यहाँ पर आपको कोई बैंडेशन नहीं है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आपको इस तरह से ऑलरेडी कॉपी में लिखकर जो हमने समझाया है, ये आपके लिए कितना कारगर होता है, इसे कमेंट बॉक्स में डिटेल से बताइएगा, ताकि अगर इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आता है, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा या इस चीज़ का प्रयोग बहुत कम करूंगा। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।